हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले थे, जैसा कि हम लोग देख रहे थे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, है ना। इससे पहले कि हम लोगों की क्लास में क्या चल रहा था, एंजियोस्पर्म में हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनावृत्तबीजी पौधे, है ना। एक होता है आवृत्तबीजी पौधे, एक होता है अनावृत्तबीजी पौधे, जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं अनावृत्तबीजी पौधे। तो जान लेते हैं कि अनावृत्तबीजी पौधे क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक क्लास ले चुकी हूँ जिसमें सारे बच्चों को मैंने बता दिया है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें कवर भी कर लिया गया है। आज सेकंड क्लास हम जिम्नोस्पर्म की ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, कि होता क्या है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि बच्चे हमारी फर्स्ट क्लास को ले पाए हों, ठीक है। चलिए, तो लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो फर्स्ट क्लास जरूर देखेंगे। तो गाइस, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म देखिए क्या होता है। ऐसे पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या होता है, फ्रूट नहीं बनते, जिसमें बीज तो बनते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसमें बीज तो होता है लेकिन उसमें फ्रूट नहीं बनता। मतलब कि उसमें ओवरी तो पाया जाता है, उसमें ओवरी जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। बट ओव्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल से क्या मिलता है, क्या बनता है, तो ओव्यूल से बीज बनता है। ओव्यूल से बीज बनता है और ओवरी से फल बनते हैं। तो इसमें क्या, ओवरी अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जब ओवरी अब्सेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभी हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात इस हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि जिम्नोस्पर्म की स्टडी किसने की थी, या जिम्नोस्पर्म के बारे में किसने बताया था। जिम्नोस्पर्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को हम किसमें पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत जिम्नोस्पर्म आता है। हमने आपको बहुत सारी स्टडी पढ़ाई है। देखो, मैंने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं सारी चीजों की स्टडी के बारे में बताया है कि इसकी स्टडीज में की जाती है ना। जैसे कि आप लोगों ने सेल पढ़ा, सेल का स्टडी साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। कवक पढ़ा, सवाल पढ़ा आपने, मार्फोलॉजी, है ना। बहुत सारे मैंने आपको स्टडी के बारे में बता दिया है। तो हर एक क्लास में मैं हर एक टॉपिक पे मैंने स्टडी जरूर बताती हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही मेन पॉइंट है और आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो जिम्नोस्पर्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोलॉजी। मतलब जिम्नोस्पर्म के अध्ययन किसमें करते हैं, जिम्नोलॉजी में करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जिम्नोस्पर्म की स्टडी को जिम्नोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो जिम्नोलॉजी है, ठीक है, जिम्नोलॉजी है, जिम्नोस्पर्म है, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म कौन है भाई, इसके बारे में किसने खोजा था, किसने इसके बारे में डिटेल्स बताई थी, ये क्या है, कैसे प्लांट है, ये सारी चीजें कौन बताया था, कोई ना कोई तो ऐसा होगा, है ना। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका क्या नाम लिखा हुआ है। तो ये जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था चैब्रिलियन, ठीक है। चैब्रिलियन जो थे, ये चैब्रिलियन जी जो थे, उन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने ये बताया कि इसमें ओवरी नहीं पाई जाती है, जिससे कि इसमें फल फूल नहीं होते हैं, लेकिन बीज इसमें होते हैं, ओव्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, ओवरी और ओव्यूल दोनों अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है कि यहाँ पे ओवरी तो अब्सेंट होती है, लेकिन ओव्यूल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड देता है। तो इसमें फ्रूट क्या होते हैं, नहीं होते, क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती। अंडाशय हिंदी में बोलते हैं, ओव्यूल को बीजांड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सीड क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के पौधों में आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें ओवरी नहीं पाई जाती और ओव्यूल अब्सेंट होता है। जब आपको ये याद रहेगा तो ये भी याद रहना चाहिए कि जब ओवरी नहीं होती तो इसमें फल भी और फल नहीं होते हैं, और जब ओव्यूल प्रेजेंट होता है इसमें बीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें कि यहाँ पे तो हम लोगों ने बात कर ली कि फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, है ना,
चैम्बरलेन थे। अब इंडियन फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म कौन है? क्योंकि इंडियन फादर ऑफ जो जिम्नोस्पर्म है ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो अभी क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन डिस्कवर्ड पर होते हैं, लेकिन इंडियन की डिस्कवर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म तो पीडी डोगरा। ठीक है, पीडी डोगरा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो इंडियन फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा अगर हम आगे बात करें कि ये जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी पौधे का नाम किसने दिया था, मतलब ये वर्ड किसने दिया था, शब्द किसने दिया था, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये शब्द एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है थियोफ्रिस्टस। आपने नाम सुना होगा थियोफ्रिस्टस जी का नाम, बहुत ही लोगों ने सुना होगा। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं वो भी सुने होंगे, जो नहीं पढ़ते वो भी सुने होंगे, जो पढ़ना भी नहीं चाहते होंगे वो भी सुने होंगे, मतलब सभी लोगों ने सुना था क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रिस्टस है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो और आपको ये नहीं पता तो मतलब आपका बायो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से तुरंत जा सकते हो। भाई अगर आप जो चीज आप पढ़ रहे हो, अगर आपका उसका सबसे मेन पॉइंट आपको नहीं पता है, अगर आपको यही नहीं पता कि हमें जन्म कौन दिया है, हाँ, तो आपका मतलब क्या है रहने पर, है ना, धरती पर रहने का आपको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता आपको जन्म किसने दिया, है ना। तो उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के जो फादर हैं उन्होंने इतनी मेहनत कर स्टडी की, इतना चीजें आप लोगों को बताया, उसको देखा, समझा, उसके बाद बुक में उन्होंने छापा, इतनी चीजें बताई लोगों को। और अगर हमें उन्हीं के बारे में नहीं पता तो मतलब ही क्या है हमें उस सब्जेक्ट का पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ने के लिए बैठो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में है क्या और उस सब्जेक्ट के फादर कौन है, कौन इस सब्जेक्ट को बनाया है, कौन इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया है, कौन इस टॉपिक के बारे में स्टडी किया है, आपको ये चीजें जरूरी होना था, पता होना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इसको शब्द जिम्नोस्पर्म को शब्द किसने दिया था? तो जिम्नोस्पर्म को शब्द थियोफ्रिस्टस जी थे जिन्होंने जिम्नोस्पर्म को शब्द दिया था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि थियोफ्रिस्टस और भी क्या काम किए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फादर ऑफ बॉटनी भी हैं और इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी नहीं किया, 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने एक बुक में लिखा और उस बुक का नाम था द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम। उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक में इन्होंने 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में लिखा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल्स के बारे में, ठीक है, स्टडी कर और अलग अलग उसकी कैटेगरी होती है, अलग अलग उसकी जीनस स्पीसीज होती है, सबको एक तरह से स्टडी कर उन्होंने बुक में लिखा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है और इन्होंने ही जिम्नोस्पर्म वर्ड बताया, मतलब उन्होंने शब्द दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन हमारा ये पूछता है कि जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया था, या कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म का नामकरण किसने किया था, तो आप बता सकते हो किसने किया था, तो ये है थियोफ्रिस्टस जी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसे पादप किया था, ऐसे मतलब जब ये इन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी किया और इसको नाम दिया, तो ये पादप जो थे वो असुरक्षित पादप थे। असुरक्षित पादप का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे असुरक्षित पादप का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये सुरक्षित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे असुरक्षित पादप का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड्स है। ठीक है, मतलब प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड का मतलब ये एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड, इसका मतलब यहाँ पे ये कि ये मतलब इसमें क्या होते हैं, इसमें ओवरी अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, मतलब इसमें ओवरी नहीं पाई जाती, फल का भी निर्माण इसमें नहीं होता है। तो इसलिए इसे हम लोगों ने इसे थियोफ्रिस्टस जी ने बोला था कि प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड, मतलब इसमें सीड तो उपस्थित होती है लेकिन ओवरी और फ्रूट्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे अनप्रोटेक्टेड बोला गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसलिए हम लोगों ने इसे असुरक्षित पादप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे बात करें, मैंने आपको बताया कि ये जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें वो अंडाशय रहित होते हैं। अंडाशय रहित मतलब का क्या मतलब है? अंडाशय रहित का मतलब होता है कि यहाँ पे ओवरी नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होता। ये चीजें मैंने आपको आगे ही बता दिया कि इसमें जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म नहीं होता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान देना है आप लोगों को। इसलिए ये ओवरी अब्सेंट होता है और जब इसमें ओवरी नहीं पाया जाएगा, ठीक है,
जब इसमें ओवरी नहीं पाया जाता, जब ये अंडाशय रहित होते हैं, ठीक है, जब ये अंडाशय रहित होते हैं, इसमें नहीं पाया, इसमें फल भी क्या होते हैं, नहीं बनते हैं, ठीक है, फल भी क्या होंगे, नहीं बनेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई कि जब इसमें ओवरी नहीं पाया जाएगा तो इसमें फल भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और उसके बाद ये कैसे, ये कौन बताया था, ये गोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि गोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है, गोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि अंडाशय रहित होते हैं, इसे फेनड्रोगम के नाम से हम जानते हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म, इसलिए हम इसे फेनड्रोगैम कह सकते हैं। फेनड्रोगैम से हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फेनड्रोगैमस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फेनड्रोगैम इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, अंडाशय रहित होते हैं, इसमें ओवरी अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया, ये बताया कि ये अंडाशय रहित होते हैं और इसे गोबेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि इसको फेनड्रोगैम बोलेंगे क्योंकि ये अंडाशय रहित होता है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की टोटल जो जातियां होती हैं वो कितनी होती है, 722 जातियां होती हैं, 722 टोटल इनकी जिम्नोस्पर्म की जातियां होती हैं। और ये चीजें मैंने पहले ही बता दिया कि ओवरी इसमें एब्सेंट होते हैं, जब ओवरी एब्सेंट होगा तो इसमें फ्रूट नहीं बनेंगे, और जब ओव्यूल इसमें प्रेजेंट होता है तो ओव्यूल से सीड बनते हैं, इसमें सीड बीज उपस्थित होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि फल तो नहीं होते लेकिन बीज होते हैं, फल नहीं होते हैं लेकिन बीज उपस्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो रहा आपको कुछ मेन पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना है। तो भाई इसमें स्टार लगा लो और इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, और इसमें नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बनाते जाओ और उसमें स्टार लगाते जाओ। ये नाम आपको याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म को हम कई नामों से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म को कई नामों से मतलब ये है यहाँ पे कि इसको हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट भी इसे कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसे जीरोफाइटिक प्लांट क्यों कहा जाता है ना। बात यहाँ पे क्या आती है कि इसे जीरोफाइटिक प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पौधों में वाटर लेस होते हैं, लेस वाटर होते हैं, मतलब कि इसमें वाटर की जरूरतें नहीं होती है, ये ऐसे पौधे होते हैं, इसलिए इसे हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरोफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट आते हैं ये भी मैं आपको कुछ प्लांट के नाम बता दूंगी अभी, है ना। जैसे कि साइकस को भी ले लो, ठीक है, साइकस जो होता है, ठीक है, साइकस है, पाइनस है, ये सारे जो प्लांट होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। मैं लिखवा दूंगी आप लोगों को लास्ट में बहुत सारे प्लांट के नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जीरोफाइटिक प्लांट कैसे होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि लेस वाटर होते हैं, इसमें वाटर उपस्थित नहीं होता, इसमें जरूरत इसकी नहीं होती, ठीक है। दूसरे पॉइंट को अगर हम बात करें, दूसरी बात अगर हम बात करें, इसे एवरग्रीन प्लांट भी बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूज है बच्चे की ग्रीन प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सदाबहार पादप होता है, ये 12 होता है, बहुवर्षीय होता है, ठीक है। मतलब ये एवरग्रीन प्लांट इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सदाबहार पादप होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एवरग्रीन प्लांट किसे कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट किस पादप को कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। इसे वुडी भी कहते हैं, वुडी प्लांट्स भी कहते हैं। वुडी प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कष्टी होते हैं और इसमें लकड़ियां पाई जाती हैं, इसमें लकड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे कष्टी कहते हैं। जैसे कि आप ले लो यूकेलिप्टस को, है ना, मतलब कि ऐसे प्लांट। अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें लकड़ियां पाई जाती हैं, तो कुछ तो आप लोग ऐसे ही जान जाओगे कि भाई ये प्लांट हमारे जिम्नोस्पर्म में ही आते होंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है, वो मतलब जो जिम्नोस्पर्म रहते हैं उसे हम वुडी कष्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें लकड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का कुछ कंसेप्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, इसे पेरिनियल भी कहते हैं, ठीक है, इसे पेरिनियल भी कहते हैं, पेरिनियल प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट कहते हैं। इतनी चीजें आपको
आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसे जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट कहते हैं, वुडी प्लांट कहते हैं और पेरियल भी प्लानिनर प्लांट भी इसे हम कहते हैं। तो इतने नामों से हम लोग इस जिम्नोस्पर्म को नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म को फेरनोगैमस या फेरनोगैम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंडाशय रहित होता है, इसमें ओवरी अनुपस्थित रहता है, इसमें ओवरी नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग इसे फेरनोगैमस के नाम से, फेरनोगैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, है ना, टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा आपको पढ़ाया है मैंने, एंजियोस्पर्म में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा दूंगी। ठीक है, अच्छा, तो नहीं देखे तो आप लोग देख लेना, मैंने पढ़ाया है भाई, अच्छे से मुझे याद है, आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छा, तो ब्रायोफाइट, सॉरी, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म की बीच की कनेक्टिंग लिंक है कौन? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म की कनेक्टिंग लिंक होती है। क्यों? क्योंकि कुछ गुण टेरिडोफाइटा के पाए जाते हैं, कुछ गुण एंजियोस्पर्म के पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम कैसे, आप कहोगे कि कैसे, जरा आप ही बता दो। एंजियोस्पर्म में भी सीड और फ्लावर क्या होते हैं? पाए जाते हैं, सीड और फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एंजियोस्पर्म में भी क्या होते हैं? सीड और फ्लावर एंजियोस्पर्म में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और पानी टेरिडोफाइटा में जहाँ पे पानी होते हैं और जहाँ पे कुछ मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। और सेम प्रोसेस यही जिम्नोस्पर्म में भी होता है, सेम प्रोसेस ये जिम्नोस्पर्म में भी होता है। तो कुछ कैरेक्टर टेरिडोफाइटा के होते हैं, कुछ कैरेक्टर एंजियोस्पर्म के होते हैं, इसलिए इसे जिम्नोस्पर्म का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। किसे? टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म का कनेक्टिंग लिंक कौन है? जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म की बीच की कड़ी किसे कहते हो? तो आप बोल सकते हो कि जिम्नोस्पर्म को बीच की कड़ी ना हो तो कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं, तो जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। अब यहाँ से एक चीज और हमें याद आया, अभी हम आपको बताएंगे। आपने नाम सुना होगा माइकोराइजा, अभी हम लोग इस नाम सुना होगा माइकोराइजा, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा पहले नीचे आते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। अब हमारे पास बात यहाँ पे यह आती है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म मतलब कि रेडवुडी, ठीक है, रेडवुड को लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब ये मत कहना मैम इसको हिंदी में तो लाल लकड़ी कहते हैं, लाल लकड़ी नहीं कहते, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं रेडवुड, ठीक है। या फिर सिकोया, इसी का नाम है सिकोया, नाम सुना होगा। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, सिकोया है, रेडवुड है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म तो जेमिया भी इसे कहते हैं, या इसे हम लोग जेमिया के नाम से भी जानते हैं, जमियो के नाम से भी जानते हैं, या फिर एंजियोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का कुछ मेन कंसेप्ट, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म से इस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। और आपने एक नाम सुना होगा माइकोराइजा का, और ये नाम जो आप सुन रहे हो माइकोराइजा, ठीक है, ये सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, ठीक है, ये सहजीविता का एक उदाहरण है, सहजीविता संबंध है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं इसका जिम्नोस्पर्म और फंगी का, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और फंगी का, मतलब कुछ कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म के होते हैं इसमें और कुछ कैरेक्टर फंगी के होते हैं, किसके, माइकोप्लाजा के, ठीक है, माइकोराइजा का, सॉरी माइकोप्लाजा नहीं, माइकोराइजा का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि माइकोराइजा का सिम्बियोटिक अगर रिलेशन आपसे पूछा जाए, सहजीवन संबंध कौन है, तो जिम्नोस्पर्म और फंगी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सहजीवक करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के और कुछ फंगी के, मतलब जिम्नोस्पर्म कुछ फंगी को देते हैं, फंगी कुछ जिम्नोस्पर्म को देते हैं, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर मिलते जुलते हैं माइकोराइजा से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इतनी चीज आप लोग को समझ में आ गई। और आपको एक पॉइंट हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं कि सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किसका होता है। क्वेश्चन एक पूछा गया था, मैं वही क्वेश्चन देख रही थी अभी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है आपके टीजीटी के एग्जाम में कि सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु, ठीक है, किसका, किस पौधे का होता है। तो याद रखना कि साइकस आपने नाम सुना होगा, साइकस, आपने साइकस नाम सुना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अगर आता है तो आप बता देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु, ठीक है, किस प्लांट को कहते हैं, किस प्लांट का होता है, ठीक है, तो साइकस का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइकस के तनों से मंड निकलकर, ठीक है, खाते हैं और उससे साबूदाना का निर्माण भी होता है, सैगो का निर्माण भी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने बता दिया। याद रखिएगा कि शुक्राणु और अंडाणु सबसे बड़ा किस प्लांट्स का है, तो साइकस का है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरी कंप्लीट जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज का पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि वायरस हो चुका आप लोगों का, बैक्टीरिया आप लोगों का हो चुका, ठीक है, फंगी हो गया और एल्गी हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और वायरस तो हो ही चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्लांट क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें मैंने बना दी है आप लोगों को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, थाइलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज अगर कर लेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, इससे आइडिया भी मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, क्या चीजें हमें समझ में आई है, कौन से क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, सारी चीजें आपकी एक बार क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।